दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी किस तरीके से कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहा है। पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में इंडिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। इस रिपोर्ट के आते ही महज 3 दिन के अंदर गौतम अडानी को $65 बिलियन का लॉस होता है। Adani Group companies are continuing to face backlash after a report from Hindenburg Research. 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया। A major short seller, Hindenburg Research. हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। दोस्तों, इससे सबसे बड़ी बात यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने खुलेआम गौतम अडानी और ग्रुप ऑफ कंपनीज को खुलेआम चैलेंज किया है। अगर हिम्मत है तो केस करो, हम केस लड़ने के लिए तैयार हैं। गौतम अडानी की 7 लिस्टेड कंपनीज पिछले 30 सालों में किस तरीके से मुनाफा कमाई, किस तरीके से उनका प्रोग्रेस हुआ। अडानी ग्रीन एनर्जी जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन करती है, अडानी एंटरप्राइजेज जो कोल माइनिंग और ट्रेडिंग करती है, अडानी ट्रांसमिशन जो पावर ट्रांसमिशन का काम करती है, अडानी टोटल गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अडानी पावर कोल बेस्ड पावर जनरेशन के लिए, अडानी पोर्ट्स के लिए, और अडानी विल्मर जो कि एक जॉइंट बिजनेस है सिंगापुर की विल्मर इंटरनेशनल के साथ। अडानी ग्रुप का कुल नेटवर्थ $20 बिलियन का था, लेकिन पिछले 3 सालों में वो $20 बिलियन से $120 बिलियन पहुंचता है। आप सोचिए, अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनीज का टोटल नेटवर्थ $100 बिलियन का इंक्रीज, अप्रिसिएशन और बढ़ोतरी होती है। ये कोई आम और साधारण बात बिल्कुल नहीं है। और ये 800% से ज्यादा अप्रिसिएशन, मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और महज 3 सालों में वो 9 लाख के करीब पहुंच जाए, सोचिए। आइए हम समझते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी के बारे में। एक्चुअली दरअसल नेथन एंडरसन नाम का एक व्यक्ति जो इजरायली नागरिक है, वो पहले इजराइल में ड्राइवर था और एम्बुलेंस चलाता था, और फिर वो अमेरिका शिफ्ट होता है और हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक कंपनी शुरू करता है। उसका क्वालिफिकेशन चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, CFA, और चार्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। नेथन एंडरसन ने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग क्यों रखा, इसके पीछे भी एक वजह है। 6 मई 1937 को एक एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था, वो उसमें आग लग जाती है और 35 लोगों की जान जाती है। ये उस वक्त के हादसे में और उस वक्त के डिजास्टर में बहुत बड़ा डिजास्टर था, और ये एक मैन मेड डिजास्टर था, क्योंकि इतने हाईली फ्लेमेबल लिक्विड पे आदमियों को बिठा के ले जाना, उनकी लाइफ को जोखिम में डालना, ये एक बहुत बड़ी चूक थी और गलती थी। और ये मैन मेड हादसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टाला जा सकता था। अगर लोग दिमाग से और सतर्कता से काम लेते और सही ढंग से इसकी जांच करते तो उन 35 लोगों की जान बच जाती। इसीलिए नेथन एंडरसन का मानना है कि ऐसे ही हादसे, ऐसे ही डिजास्टर फाइनेंस में होते हैं, कंपनियां करती हैं, जिससे लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान होता है, उसे भी पकड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस नाम से इंप्रेस होके उसने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रिसर्च रखा। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। इनका काम हम समझ रहे हैं कि सोशल तौर पे ये काम करते हैं, लोगों के फायदे की काम करते हैं, वो तो एक अलग पहलू है, लेकिन इनका बिजनेस है शॉर्ट सेलिंग, क्योंकि ये कंपनियों के फ्रॉड पकड़ते हैं और शॉर्ट सेलिंग के जरिए मुनाफा कमाते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, जब एक नॉर्मल सेलिंग क्या होती है और एक शॉर्ट सेलिंग होती है। नॉर्मल सेलिंग में आप और हम सब जानते हैं कि कोई आदमी, हम और आप में से कोई भी शेयर खरीदता है, और जब शेयरों के दाम बढ़ते हैं तो वो शेयरों को बेच दिया जाता है, इसे कहते हैं नॉर्मल सेलिंग। और शॉर्ट सेलिंग वो होती है जब कंपनी का दाम घटता है और वो कितना नीचे जाएगा उस पे बेट लगाई जाती है, उस वक्त में वो शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, उसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, कि ये कंपनी का दाम कितना नीचे जाएगा। इसमें
मुनाफा ज्यादा है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा इसमें रिस्क है, क्योंकि आप एक एस्टिमेट करते हो, आप एक कैलकुलेट करते हो कि इस कंपनी का दाम कितना नीचे जाएगा, उस पे आप अपना शेयर खरीदते हो। लेकिन कभी सडनली कंपनी का शेयर बैक हो गया और बढ़ना शुरू हो गया, तो घाटा भी कई गुना मल्टीप्लाई करके होता है। इसीलिए ये बहुत रिस्की बिजनेस है। तो लेकिन हिंडनबर्ग कंपनी का काम यही है, शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, इस तरीके से वो अपना मुनाफा कमाती है। इसीलिए इनकी जांच बहुत सटीक और बहुत ठीक होती है। पिछले 5 सालों में हिंडनबर्ग रिसर्च ने 45 इन्वेस्टिगेशन की है, जिसमें से 75% इनका सक्सेस रेट है। मतलब इन्होंने जिस कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन की है और रिपोर्ट दी है, वो एकदम सटीक और सही हुई है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट जगत की कंपनियां, इंटरनेशनल बड़े बड़े बिजनेस टाइकून इनकी रिपोर्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इंडिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी पे बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाए हैं। अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, थेफ्ट इन टैक्स पेयर्स फंड, ऑफशोर शेल कंपनीज का बनाना। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 106 पेजेस का अपना रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने 88 सवाल पूछे हैं गौतम अडानी ग्रुप एंड कंपनीज पे, जिसमें 720 साइटेशंस है। साइटेशंस मीन्स ये वो होता है कि उन्होंने जितने सवाल पूछे हैं उसमें उन्होंने प्रूफ भी दिया हुआ है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के 22 की मेंबर्स है, जिसमें से 8 तो उनके फैमिली मेंबर्स है। परिवार अगर अलग से स्टॉक कंट्रोल करता है तो उसे फाइंडिंग में दिखाना चाहिए था। जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी से डिक्लेयर नहीं किया, उसे इंडिविजुअल एंटिटी बताया गया है। तो ये एक अकाउंटिंग फ्रॉड है। गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को 2004-5 में डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ट्रेडिंग के नाम पे फ्रॉड करने का जिम्मेदार माना था। 2 बार उनकी अरेस्ट भी हुई थी। इसके बावजूद उन्हें अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाता है। और अगला इल्जाम गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा पर लगाया गया, डायमंड ट्रेडिंग के स्कैम का। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अगला इल्जाम गौतम अडानी एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पे लगाया स्टॉक मैनिपुलेशन का। कि हिंडनबर्ग रिसर्च का मानना है कि स्टॉक मैनिपुलेटेड किए गए हैं, आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट किया गया है। दरअसल कंपनी का ये वैल्यू नहीं है, कंपनी के शेयर का ये प्राइस नहीं है, इसे मैनिपुलेट करके और इसे कंट्रोल करके इस ऊंचाई तक पहुंचाया गया है। मार्च 2020 में अडानी एंटरप्राइज के एक शेयर की कीमत थी 130 रुपया और नवंबर 2022 में वही एक शेयर की कीमत हो जाती है 4000 रुपए से ज्यादा। इतने कम दाम में, इतने कम वक्त में इतना अप्रिशिएशन, इतना दाम बढ़ जाना, ये कोई आम और साधारण बात बिल्कुल नहीं है। और आप और हम सब जानते हैं 2020-21 में किस तरीके से कोरोना काल चल रहा था, पूरी दुनिया में मंदी छाई थी, एक तरीके का रिसेशन था और पूरी कंपनियां बंद थी। उस वक्त में भी गौतम अडानी के शेयरों के दाम इंक्रीज हो रहे थे, एप्रिशिएशन हो रहे थे। ये एक सवालिया निशान था और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने लगाया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का चार्ट भी दिया है और जिसमें उन्होंने उसका करंट रेशो भी बताया है। करंट रेशो वो होता है जिससे कंपनी का फाइनेंशियल एनालिस्ट फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ता है कि इस कंपनी फाइनेंशियली कितना साउंड है, मतलब पैसे के एतबार से कंपनी ठीक ठाक है कि नहीं। तो अगर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस जानना है तो उसका करंट रेशो जानना जरूरी है। अब करंट रेशो कैसे मिलेगा? करंट रेशो यानी करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट रेशो। और करंट एसेट क्या होता है? मतलब कंपनी का जो भी कंपनी की जगह है, जो भी कंपनी का लैंड है, जो भी बिल्डिंग है, जो वहां पर बिल्डिंग बनी है, जो उसमें मशीनरी लगी है, जो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है, ये तमाम कंपनी का एसेट होता है। और कंपनी की लायबिलिटीज, जो कंपनी का खर्चा है, कंपनी को लोन देना होता है, लोन चुकाना होता है, रेंट देना होता है, सैलरी देनी होती है, वेयर एंड टेयर बेयर करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन बेयर करना पड़ता है, ये तमाम कंपनी का खर्चा होता है। तो कंपनी का एसेट
और कंपनी का खर्चा, कंपनी का एसेट डिवाइड बाय कंपनी का खर्चा इज इक्वल टू करंट रेशो। अगर करंट रेशो लेस देन 1 है तो कंपनी की हालत बहुत खराब है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है। और ये लिस्ट में हिंडनबर्ग ने कंपनी का करंट रेशो भी दिया है, जिसमें से देखा जा सकता है कि कंपनी की अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की 5 कंपनियां जिसका करंट रेशो लेस देन 1 है, 1 से कम है। यानी अगर ये कंपनियों से लोन मांग लिया जाए तो इन कंपनी की इतनी ताकत भी नहीं है कि ये अपना लोन चुका सके। और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जितनी भी है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक का लॉस होगा तो उसका असर दूसरी कंपनी पे डेफिनेटली आएगा। इसीलिए अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो करंट रेशियो है लेस देन 1 है। यानी कई कंपनीज तो उनकी ऐसी है जो एसेट से 5 गुना ज्यादा उन्होंने लोन लिया है। मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊं कि अगर आपकी कुल मिल्कियत, आपकी कुल प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपया है तो आपको बैंक से कितना लोन मिलेगा? उसका 80% मिलेगा, 90% मिलेगा, या हो सकता है कि आपको उसका 100% लोन मिले। यही हो सकता है ना, करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में 1 करोड़ का लोन मिलेगा आपको। लेकिन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन मान लो एग्जांपल 1 करोड़ है तो उसने 5 करोड़ लोन ले रखा है। आप सोचिए, कंपनी की कुल लागत मान लो एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर 1 CR है, 1 करोड़ है तो उसने 5 करोड़ लोन ले रखा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि अडानी ग्रुप एंड कंपनीज ने हद से ज्यादा, अपनी हैसियत से ज्यादा लोन ले रखा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पे ऑफशोर कंपनीज बनाने का भी, शेल कंपनीज बनाने का भी आरोप और इल्जाम लगाया है, एलिगेशन लगाया है कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपनी मॉरिशस में 38 डमी कंपनीज बनाई है। मॉरिशस में जो ऑफशोर और जो डमी कंपनीज है वो गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी मैनेज करते हैं। 38 ऑफशोर कंपनीज है जो मॉरिशस बेस्ड है, जिसका कई कंपनीज का ना पोस्टल एड्रेस है, ना उसमें आपको एम्प्लॉय मिलेंगे, ना उनका कोई ट्रेडिंग है, ना उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन वो लाखों करोड़ों रुपया अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली पैसा यहां से इनडायरेक्टली जाता है मॉरिशस बेस्ड ऑफशोर शेल कंपनीज के बाद में, वो पैसा लगाती है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। हिंडनबर्ग की 106 पन्ने की रिपोर्ट के जवाब में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 413 पेजेस का जवाब दिया। हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी ग्रुप ने कोई भी सवाल का जवाब सही नहीं दिया है। अडानी ने कहा कि ये देश पे हमला है। हिंडनबर्ग ने कहा देश की आड़ में अडानी सवालों से बचना चाहते हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि इंडिया एक बहुत बड़ी डेवलपिंग कंट्री है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन नेशनलिज्म की आड़ में अडानी सवालों से बचना चाहते हैं। अडानी ग्रुप की कई लिस्टेड कंपनियां ने अपने वैल्यू से ज्यादा लोन ले रखा है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी की चलती है डेब्ट फ्यूल की वजह से। डेब्ट फ्यूल का मतलब क्या होता है कि आपने लोन लेकर कंपनी बनाई और बिजनेस शुरू किया और फिर और लोन लेकर बिजनेस बढ़ाया। लोगों को लगता है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी तरक्की कर रही है, कंपनी बढ़ रही है, इसके वजह से उसके शेयर्स के वैल्यू बढ़ते हैं। दरअसल लोन लेके कंपनी बनाई जाती है, लोन लेके बिजनेस चलाया जाता है, फिर उस बढ़ते हुए बिजनेस को, उस बढ़ते हुए शेयर के दामों को दिखा के और लोन लिया जाता है। तो लोगों को लगता है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। यहां पर मांग की जा रही है इंडिया में कि एक जेपीसी बनाई जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए जो इसकी जांच करे, क्योंकि इसमें इंडिया के लोगों का पैसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गौतम अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़ा हुआ है। अगर गौतम अडानी उनकी कंपनीज लॉस सफर करेगी, घाटे में जाएगी, नुकसान होगा, तो जो कंपनियों ने, जो इंडियन बेस्ड कंपनीज और जो बैंकों ने
अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को लोन दिया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, उनका लॉस होगा। अगर उनका लॉस होगा तो इनडायरेक्टली जो लोगों ने अपना निवेश LIC में किया है, अपना पैसा बैंकों में जमा किया है, उन तमाम लोगों का लॉस होगा। इसीलिए यह मांग की जा रही है कि गौतम अडानी एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज की जांच हो कि जो एलिगेशंस हिंडनबर्ग रिसर्च ने लगाए हैं वो किस हद तक सही है या गलत है। तो ये एक जांच का विषय तो डेफिनेटली है। आज के इस वीडियो में हम यहां तक देखेंगे। अगले वीडियो में इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे कि गौतम अडानी और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के क्या संबंध है, गौतम अडानी और भारत सरकार का क्या संबंध है।